आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम महाकवि भूषण के भूषण ग्रंथावली के अंतर्गत शिवा शौर्य के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। महाकवि भूषण का काव्य बड़ा ही ओजस्वीपूर्ण भावों से परिपूर्ण है। इन्होंने यद्यपि ब्रजभाषा में काव्य रचना की, लेकिन उसमें अरबी फारसी के अति प्रचलित शब्दों का प्रयोग पर्याप्त रूप से किया है। भूषण ने वीर रस के अनुसार शब्द चयन किया है। इस कारण कहीं पर सामासिकता, कहीं पर चित्रात्मकता, कहीं पर नादात्मकता, कहीं लाक्षणिकता एवं वचन वक्रता से मंडित भाषा प्रयुक्त हुई है। ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने उचित शब्दों का प्रयोग किया है, तो नाद सौंदर्य का भी पूरा ध्यान रखा है। कविवर भूषण ने शिवराज भूषण में शब्दगत तथा अर्थगत कुल 105 अलंकारों का निरूपण किया है। इस तरह उन्होंने शिवाजी महाराज के चरित्रांकन में प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से उत्प्रेक्षा, दीपक, रूपक, व्यतिरेक, आक्षेप, उपमा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, विषम, निदर्शना आदि सभी अलंकारों को अपनाया है। आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उनके अंतर्गत यमक अलंकार का चमत्कार प्रदर्शन देखेंगे। कविवर भूषण ने इन पदों के अंतर्गत महाराज शिवाजी के शौर्य पराक्रम के वर्णन के साथ साथ जो शत्रु पक्ष है और शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका यहाँ पे बड़ा ही चमत्कारिक रूप से वर्णन किया गया है। पहला पद इस प्रकार है। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निशी दिन चली जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती चिपाती गात, बात ना सोहाती बोले अति अनखाती हैं। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरिनारी बिललाती हैं। जोन्हा में न जाती ते वे, धूपे चली जाती पुनी, तीन बेर खाती ते वे, तीन बेर खाती हैं। प्रस्तुत अवतरण में कविवर भूषण ने शिवा शौर्य से संबंधित यह प्रसंग है। इसमें कवि ने शिवाजी के पराक्रम, उनकी वीरता, उनके शौर्य का वर्णन करते हुए और उस वर्णन के अंतर्गत शौर्य और पराक्रम का शत्रु पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है और शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनकी विपन्न स्थिति का यहाँ पे चित्र उभारा है। इस अवतरण के अंतर्गत कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य और शत्रु पक्ष की जो दयनीयता है उसका वर्णन किया है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है छत्रपति शिवाजी के भय के कारण शत्रु पक्ष का कि उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, कि जो शिवाजी के आक्रमण के भय से शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वे बहुत ही भयभीत हो जाती हैं और इस भयभीत स्थिति में उन स्त्रियों की जो अवस्था है, उनकी जो दयनीय स्थिति है वो इस प्रकार से वर्णित की है कवि ने कि जब वे महलों में रहा करती थी सभी सुख सुविधाओं के साथ, तब वे सभी शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वे कभी भी उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, धरा अर्थात धरती की पलंग से उतर करके धरती पर एक कदम पर भी उन्होंने नहीं रखा है। अर्थात कि इतनी सुख सुविधाओं से युक्त रहा करती थी और वे पलंग से उतर करके धरती पर एक कदम भी नहीं रखती थी। तेऊ सगबग निसी दिन चली जाती हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं। तो निसी दिन अर्थात रात दिन, सगबग का अर्थ है भयभीत हो जाना। तो कि अब वे जो शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं कि वे अब शिवाजी के शौर्य से भयभीत होकर के रात दिन उदास होकर के इधर उधर अपनी प्राणों की रक्षा करती हुई भागती रहती हैं। दुखी होकर के, पीड़ित होकर के उनकी जो स्थिति वे बड़ी ही भयभीत होकर के दयनीय हो गई है।
अति अकुलाती मुरझाती छिपाती गात, बात ना सोहाती बोले अति अनखाती हैं। तो अकुलाती अर्थात व्याकुलता से दुखी होती है, मुरझाती अर्थात मुरझाई हुई सी लगती हैं, छिपाती गात अर्थात उनके जो वस्त्र हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, इसलिए उन्हें अपनी शारीरिक सुध बुध नहीं रही है, खो दी है उन्होंने। और बात ना सोहाती अर्थात सुहाती है, अच्छी नहीं लगती हैं। और अन्न खाती का अर्थ है बिना भोजन के रहना, कि अन्न नहीं खाती हैं। इस प्रकार कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं शत्रु पक्ष की स्त्रियों का कि हे शिवाजी, आपके भय से हुए जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वे इतनी व्याकुल रहती हैं और व्याकुलता से अकुलाती रहती हैं, अर्थात व्याकुल होकर के दुखी रहती हैं। और मुरझाती अर्थात मुरझाना का अर्थ यहाँ पे ये है कि अपने पति और पुत्र आदि की चिंता करते हुए वे मुरझा जाती हैं, अर्थात उनकी जो मुख कांति है वो बहुत ही मंद हो गई है, मुरझाई हुई सी दिखाई देती हैं। और इस विपन्न हालत के कारण वे अपने शरीर की सुध बुध खो बैठती हैं और अपने शरीर को वे ढंग से वस्त्राच्छादित नहीं कर पाती हैं। अर्थात अब वे उनके पास उनकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई है कि उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए जो वस्त्र हैं वो भी अब उनके पास पर्याप्त नहीं रह गए हैं। तो उन्हें कोई भी बात है वो अब अच्छी नहीं लगती है, बात ना सुहाती बोले अर्थात कि अब कोई भी कोई अच्छी बात कहता है तो भी उनको अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं है। और वे भय से इतनी भयभीत हैं, भय से युक्त हैं कि उसके कारण वे अन्न नहीं खाती हैं, अर्थात भोजन ग्रहण नहीं करती हैं, बिना खाए वे रहने लग गई हैं। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती हैं। तो यहाँ पे भनत का अर्थ है कहना, और अरि नारी अर्थात शत्रुओं की स्त्रियां, बिललाती अर्थात भयभीत हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो कविवर भूषण इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परम प्रतापी शाहजी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुन करके जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वे बहुत ही भयभीत होकर के व्याकुल रहती हैं। और वे पहले तो कि तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती हैं, कि जो शत्रुओं की जो नारियां हैं कि वे बहुत ही व्याकुल होकर के दुखी हैं, भयभीत हैं। जोन्ह में न जाती ते वे धूपे चली जाती पुनी, जोन्ह का अर्थ है चांदनी। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे पहले तो चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस करती थी, थक जाती थी, और अब वे तुम्हारे भय से तेज धूप में चलने में भी संकोच नहीं करती है, अर्थात वे निराश्रय भय के कारण इधर उधर भटकती हुई रहती हैं, अर्थात कि उनकी सब सुख सुविधाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। पहले तो वे शत्रु स्त्रियां हैं वो दिन में 3 बेर खाती थे, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर जो शब्द 2 बार आया है तो यहाँ पे यमक अलंकार है कि 3 बेर अर्थात 3 बार, अर्थात समय का यहाँ पे वर्णन अर्थ आया है, समय से संबंधित। और बेर अर्थात एक बेर जो फल होता है उसके बारे में कहा है। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है शत्रु पक्ष की स्त्रियों का कि वे स्त्रियां जब महलों में निवास करती थी तब दिन में 3-3 बार भोजन ग्रहण करती थी, 3 बार भोजन किया करती थी। लेकिन अब वे केवल सिर्फ 3 बेर अर्थात 3 बेर के जो फल है वही खा करके अपनी भूख मिटाती हैं, कि वही खाती हैं। तो इस अवतरण में शिवाजी के पराक्रम का बहुत ही चमत्कारिक रूप से उन्होंने वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की जो बुरी दशा है उसका बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। और इसमें अपने आश्रयदाता के प्रति श्रद्धा भाव की प्रधानता दिखाई देती है। और इस अवतरण में शिवाजी के पराक्रम का और शत्रु पक्ष के भय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकार के साथ साथ यमक अलंकार का बड़ा ही चमत्कारिक रूप से वर्णन किया गया है। जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इस पंक्ति में यमक अलंकार का वर्णन हुआ है। और यह एक कवित छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी,
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती सो तो 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। प्रस्तुत अवतरण भी कवि भूषण के द्वारा रचित शिवाजी के शिवा शौर्य के अंतर्गत शिवाजी की प्रशस्ति करते हुए उनके पराक्रम का वर्णन किया है और परिणाम स्वरूप शत्रु पक्ष की स्त्रियों की जो दुर्दशा है उसका चित्र उभारा गया है। और इस अवतरण में कवि भूषण इस प्रकार वर्णन करते हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं उनकी बड़ी ही दुर्दशा हो गई है। तो यहाँ पे कहते हैं, वर्णन करते हुए कवि कि घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कि जो यहाँ पे घोर शब्द आया है इसका अर्थ है भयानक और बहुत। अंदर मंदिर का अर्थ है यहाँ पे महल या गुफा या कंदराएं। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, कि जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हुई वे पहले तो बड़े ही ऊंचे ऊंचे महलों में निवास किया करती थी, लेकिन अब शिवाजी के भय के कारण भयभीत होकर के ऊंचे पर्वतों की जो घनघोर अंधेरी कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उनमें रहने लग गई हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। तो यहाँ पे कंदमूल शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है मिश्री मेवे से युक्त मीठा पकवान और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जंगली पेड़ पौधों की जड़ें आदि। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वे शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं कि वे पहले जब महलों में रहा करती थी तब बड़े ही मेवे मिश्री और मावे से युक्त मीठे पकवानों का भोजन खाती थी, कि अच्छा भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन अब वे जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों की जो वनस्पतियां हैं उनकी जड़ें खा करके अपनी भूख मिटा रही हैं। 3 बेर खाती सो तो 3 ही बेर खाती हैं। फिर कहते हैं कवि वर्णन करते हुए कि वे शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं कि वे पहले तो 3 बेर अर्थात कि बेर का अर्थ यहाँ पे बार अर्थात समय और बेर फल। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वे शत्रु पक्ष की स्त्रियां दिन में पहले तो 3 बार अच्छे अच्छे पकवानों बनवा करके भोजन किया करती थी, लेकिन अब वो जंगलों में रहते हुए उन्हें झाड़ियों से चुन चुन करके सिर्फ 3 बेर खा करके गुजारा कर रही हैं, भूख मिटा रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। तो यहाँ पे भूषण शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है आभूषण और दूसरे का अर्थ है भूख। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले वे शत्रु पक्ष की स्त्रियां जब महलों में निवास करती थी तो उनके शरीर पर जो सुंदर आभूषण थे वो इतने आभूषण पहनती थी कि उनके बोझ से उनका जो शरीर है वे लदा हुआ रहता था, जकड़ा हुआ रहता था उनसे। लेकिन अब भूषण शिथिल अंग अर्थात कि अब उनका जो शरीर है वह भूख के कारण ढीला पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, शिथिल पड़ गया है। तो फिर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं विजन डुलाती थे वे विजन डुलाती हैं, कि जब वो महलों में रहती थी तो उनके दूसरी स्त्रियां हैं वो विजन का अर्थ यहाँ पे एक का अर्थ है पंखा और दूसरे का अर्थ है जंगल, वन। तो कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वे शत्रु पक्ष की जो नारियां वे जब महलों में रहती थी तब दूसरी औरतें या दूसरी जो दासियां थी उनकी वे पंखों से हवा करती थी, पंखे डुलवाती थी उनसे। और अब वे निर्जन जंगलों में रहने लग गई है तो अकेली इधर उधर डोलती रहती हैं, भटकती रहती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ पे नगन का अर्थ है नगीने, जवाहरात आदि, और एक नगन का अर्थ है यहाँ पे वस्त्रों से जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने हुए अर्थात वस्त्रहीन। और दूसरा जो जड़ाती शब्द आया है, जड़ाती का अर्थात कि जो नगीने हैं वे
इस तरह से जड़े हुए हैं, सुंदर रूप से सुसज्जित हैं। और एक जड़ाती का अर्थ है ठिठुरना। तो कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जो शत्रु रमणियां हैं वे पहले तो बड़े ही हीरे, मोतियों, रत्नों आदि से आभूषण पहने हुए रहती थी। उनके जो आभूषण और वस्त्र थे वे बड़े ही हीरे मोतियों से जड़े हुए सुसज्जित रहते थे। लेकिन अब वे जंगलों में रहने लग गई हैं, तो शिवाजी के भय से वे राजमहलों से पलायन करके जंगलों में रहते हुए उनका जो शरीर है उनको ढकने के लिए भी उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है और वे जाड़े में ठिठुरती हुई सी दिखाई देती हैं। तो इस अवतरण में शिवाजी के पराक्रम का अतिशय वर्णन किया गया है और शत्रु पक्ष के भय का अच्छा चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे शिवाजी के पक्ष में अर्थात नायक पक्ष में वीर रस का वर्णन हुआ है और शत्रु पक्ष के अंतर्गत भयानक रस का वर्णन किया गया है। तो इस अवतरण में रस योजना की दृष्टि से बड़ा ही उचित वर्णन किया गया है और यमक अलंकार का बड़ा ही चमत्कारिक रूप से यहाँ पे प्रयोग किया है। उल्लाटानुप्रास अलंकार भी इसमें आया है और कवित छंद है। अगला पद इस प्रकार है, अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती हैं। पल भरी पलंग ते भूमि न धरती पाँव, भूली खान पान फिरे बन बिललाती हैं। भूषण भानत शिवराज तेरी धाक सुनी, हार बार तोरी निज सुधि बिसराती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नासपाती खाती ते बनासपाती खाती हैं। प्रस्तुत अवतरण में कवि भूषण ने शिवा शौर्य के अंतर्गत शिवाजी के शौर्य का, उनके पराक्रम का शत्रु पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है और शत्रु पक्ष की जो भयभीत दशा है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो कवि भूषण इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं कि अतर गुलाब चोबा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुबास बिकसाती हैं। तो चोबा एक सुगंधित पदार्थ होता है जो सफेद तरल होता है और सहज का अर्थ है स्वाभाविक रूप से और सुबास अर्थात सुगंध, बिकसाती का अर्थ होता है फैलाना। तो यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं कि वे जब महलों में रहा करती थी, सुख सुविधाओं के साथ रहा करती थी, तब वे स्त्रियां, अतर का अर्थ है इत्र, तो कि इत्र, गुलाब और सुगंधित पदार्थ चोबा और चंदन आदि से वे अपने शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध है उसको फैलाती रहती थी। पल भरी पलंग ते भूमि न धरती पाँव, और कि एक पल भर के लिए भी वो अपने पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, अर्थात धरती पे पाँव नहीं रखती थी। भूली खान पान फिरे बन बिललाती है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं। वो शिवाजी के शौर्य और पराक्रम से भयभीत होकर के वही शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां हैं जो महलों में सुख सुविधाओं के साथ रहा करती थी कि वे आज खान पान भी भूल गई हैं, अर्थात खाना पीना भी वे भूल गई हैं। और वे शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं वे शिवाजी के शौर्यपूर्ण आक्रमणों के कारण खान पान सुख सुविधाएं सब छोड़ करके वो भयभीत और कांपने लग गई हैं। तो कवि भूषण इस प्रकार वर्णन करते हैं कि भूषण बहनत शिवराज तेरी धाक सुनी, हार बार तोरी निज सूती बिसराती हैं। तो कवि भूषण कहते हैं कि हे वीर वर शिवाजी, कि आपकी धाक सुन करके, अर्थात आपके पराक्रम और शौर्य की बात को सुन करके आपसे भयभीत रह करके जो शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं वे अपने हार बार, अर्थात अपने जो हार आभूषण आदि जो पहने हुए वो रहती हैं, सुसज्जित रहती हैं, तो उन सभी को वे तोड़कर अपनी निज अर्थात अपनी सुधि अर्थात अपनी जो चेतना है, अपनी जो यादाश्त है, बिसराते अर्थात भूल जाती हैं। तो कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि आपसे भयभीत रह करके जो शत्रु नारियां हैं वे अपने हार आदि जो आभूषण है, उन आभूषणों की जो सज्जा है उनको वे तोड़ देती हैं और अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, अर्थात चेतना है और अर्थात यादाश्त है उसको भूल जाती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, हरम कहते हैं रनवासों को, जहाँ पे महलों में जहाँ रानियां रहती हैं उस निवास स्थान को हरम कहा गया है, रनिवास।
तो कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि जो मुगल बादशाह थे वे बड़े ही वैभवपूर्ण महलों में उनके रनिवास बने हुए थे। तो उन रनिवासों में जो उनकी स्त्रियां रहा करती थी कि वे अब बहुत ही भयभीत हैं और वे अपने महलों को छोड़ करके इधर उधर भटकने लग गई हैं। पहले नाशपाती खाती थी, बनास्पाती खाती हैं कि वो पहले महलों में रहती थी तब तो वे नाशपाती फल खाती थी, लेकिन अब वे जंगलों में भटक रही हैं। तो इसलिए वे जो जंगली जो वनस्पतियां हैं, वनस्पति अर्थात वनस्पतियां हैं, जंगली बेल, पत्ती, फूल, फल है, वो आदि वनस्पति खा करके अपनी भूख मिटा रही हैं अर्थात अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इस अवतरण के अंतर्गत शिवाजी के पराक्रम का बड़ा ही बढ़ा चढ़ा करके अर्थात अतिशयपूर्ण वर्णन किया गया है और शत्रु पक्ष की भयभीत दशा को प्रतिनायक की दृष्टि से दर्शाया गया है। और इस पद में अनुप्रास और सभंग पद, यमक और श्लेष अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। यहाँ पे नाशपाती खाती थे, बनास्पति खाती हैं। इस पंक्ति में नाशपाती और बनास्पाती जो शब्द आया है इसमें सभंग पद, यमक अलंकार का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे कवित छंद है और कवित छंद की यति गति आदि प्रशिष्य है।